एपिसोड की स्टार्टिंग में फैंग पेंटिंग को देखती है और शॉक होकर कहती है, ची वे, ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पेंटिंग फैंग की नहीं है तो फिर ये पेंटिंग किसकी है। तो फैंग के अंकल पेंटिंग को ध्यान से देखते और बताते हैं कि ये एक्चुअली किसी फेमस आर्ट वर्क की कॉपी है। सुनकर फैंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि पिछली रात साओ ने उससे कहा था कि उसने ये पेंटिंग फैंग को देखकर अपनी मेमोरी से बनाई है। अब फैंग को समझ आ जाता है कि साओ ने उससे भी सच नहीं बताया था। जो फैमिली मेंबर पहले फैंग को क्रिटिसाइड और सेम कर रहे थे, अब उनका गुस्सा साओ पर निकलने लगता है। उनका कहना होता है कि अगर पेंटिंग फैंग की नहीं थी तो साओ ने पहले ही सच क्यों नहीं बताया। साओ पर एक्यूजेशन लगता है कि वो एक रियल आर्टिस्ट नहीं है बल्कि कॉपी कैट है। उनका कहना होता है कि एक जेन्युइन आर्टिस्ट वो होता है जो खुद ओरिजिनल आर्टवर्क क्रिएट करे, ना कि किसी फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग कॉपी करके उसे अपना काम बताए। इतना एक्यूजेशन सुनकर साहब अपना पेशेंस लूज कर देता है। गुस्से में वो बोलता है, कौन कहता है कि मैं पेंट नहीं कर सकता। लेकिन गुस्से में वो फैंग के बारे में एक इनएप्रोप्रिएट कमेंट कर देता है। ये सुनकर फैंग के फादर का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो साओ को पंच कर देते हैं। इसके बाद दोनों फैमिलीज के बीच फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फैंग बस चुपचाप साओ को देखती रहती है जबकि साओ वहाँ से भाग जाता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए विलेज एड माओ दोनों फैमिलीज के एल्डर्स को साथ बैठाते हैं। माँ उन्हें समझाता है कि दोनों फैमिलीज का ये अननेसेसरी ड्रामा अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट फैंग और साओ की शादी पर पड़ेगा। वो दोनों फैमिली से कहते हैं कि अगर उनकी आपस में नहीं बनती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चों की शादी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों फैमिलीज को एक दूसरे के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होगा। पेंटिंग का ट्रूथ भी अब क्लियर हो चुका होता है, इसलिए अब मेन इशू ब्राइड प्राइस का रह जाता है। दोनों फैमिलीज को मैरिज का मैटर सेटल करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाता है। डे 1 पर दोनों फैमिली सामने बैठते हैं। यंग फैमिली की तरफ से 2 लाख युआन की डिमांड रखी जाती है, लेकिन ची फैमिली सिर्फ 50,000 युआन ऑफर कर पाती है। दोनों अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए फैमिलीज किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच फैंग और साओ प्राइवेटली मिलते हैं। साओ फैंग से माफ़ी मांगता और एक्सप्लेन करता है कि जेंग नाम के एक पर्सन ने पेंटिंग को ग्रुप में फैलाया था। साओ ये भी बताता है कि उसने जेंग के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। ये सब सुनकर फैंग साओ से एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन करती है, क्या तुम मुझे फिर से पेंट करोगे। साओ अनकंफर्टेबल हो जाता है। फैंग तुरंत समझ जाती है कि साओ अभी भी कुछ छुपा रहा है। वो डायरेक्टली पूछती है कि जब साओ ने पेंटिंग बनाने का प्रॉमिस किया था, क्या वो उस वक्त भी उससे झूठ बोल रहा था। फाइनली साओ सच एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि वो प्रोफेशनल ओरिजिनल आर्टिस्ट नहीं है। जिस स्टूडियो में वो काम करता है वहाँ मेनली फेमस पेंटिंग की कॉपीज़ बनाई जाती है। साओ ने फेमस आर्टवर्क को कॉपी करना सीखा है, लेकिन अकेले ओरिजिनल पेंटिंग क्रिएट करने वाला आर्टिस्ट नहीं है। वो फैंग से कहता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था। फैंग को ये सुनकर डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन वो साओ को रिजेक्ट नहीं करती। वो समझाती है कि उसे साओ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो आर्टिस्ट है। उसके लिए साओ एक इंसान और उसका पार्टनर है। साओ टैलेंटेड आर्टिस्ट है या नहीं, फैंग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसे सिर्फ एक चीज़ हर्ट करती है, साओ का बार बार उससे झूठ बोलना। साओ प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में फैंग से कभी झूठ नहीं बोलेगा। फैंग उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है और उसे एक लास्ट चांस देने का डिसीजन लेती है। फैंग साओ को बताती है कि उसकी आंटीज ब्राइड प्राइस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर ये इशू सॉल्व नहीं हुआ तो वो शादी के लिए एग्री नहीं करेंगी। फैंग पूछती है कि साओ ने अपनी जॉब से कितने पैसे सेव किए हैं। साओ बताता है कि उसके पास अराउंड 30,000 युआन है। फैंग के पास अराउंड 40,000 युआन होते हैं। दोनों कैलकुलेट करते हैं कि अगर वो अपनी सेविंग कंबाइन कर दे तो ब्राइड प्राइस का गैप कुछ हद तक कवर हो सकता है। साओ ये बात अपनी फैमिली मेंबर को बताता है। चीफ फैमिली ये सुनकर खुश हो जाती है। फैंग भी 30,000 युआन कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। 2 लाख युआन की डिमांड में से 30,000 युआन फैंग कंट्रीब्यूट करेगी तो अब 1,70,000 युआन अरेंज करने की ज़रूरत रह जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। साओ के फादर के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने
फ्रेंड माओ से पैसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। माओ उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में साओ के फादर कुछ पेपर लेकर आते हैं और कहते हैं काम हो गया। लेकिन साओ जब पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने सिर्फ माओ से नहीं बल्कि विलेज के बहुत सारे लोगों से पैसे बोरो किए हैं। साओ गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि उन्होंने इतने लोगों से लोन क्यों लिया। उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए शादी के लिए किसी तरह अरेंजमेंट करना ज़रूरी था। अगले दिन डे 2 होता है। जब यंग फैमिली ब्राइड प्राइस अरेंजमेंट के लिए आती है तो वहाँ बहुत सारे विलेजर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। साओ की मदर सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब पता चलता है कि ची फैमिली ने ब्राइड प्राइस अरेंज करने के लिए विलेज के कई लोगों से पैसे उधार लिए हैं। साओ के फादर सभी लोगों को थैंक करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वेडिंग के बाद घर की कुछ कीमती चीज़ें बेचकर उनका पैसा वापस कर देंगे। विलेजर्स कहते हैं कि उन्हें जल्दीबाजी में पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तब एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू सामने आता है। पैसे जिसने लिए हैं वही पैसे देगा। फैंग की आंटी सभी से उनके IOU दिखाने को कहती है। जब डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है तो सबके IOU पर कर्ज देने वाला का नाम पर लिखा होता है ची साओ वे, यानी साओ के फादर ने विलेजर से लोन लिया था लेकिन डॉक्यूमेंट में नाम साओ का लिखा हुआ था। अब विलेजर साओ के फादर से अपना पैसा मांगने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि साओ के पास स्टेबल जॉब भी नहीं है तो वो इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा। सिचुएशन एक बार फिर कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब विलेज हेड माओ साओ के फादर को समझाते हैं। साओ के फादर हेल्पलेस होकर कहते हैं कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। उनके 2 बेटे हैं, अगर दोनों की शादी में इतने पैसे खर्च हो गए तो उनका पूरा घर फाइनेंशियली कोलैप्स हो सकता है। तब माँ उन्हें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। विलेज के एरिया में एक बड़ा थीम पार्क प्रोजेक्ट आने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए विलेज की लैंड एक्वायर या डिमोलिश की जा सकती है और फैमिलीज़ को कंपनसेशन मिल सकता है। माँ बताता है कि जिस फैमिली में मेंबर ज़्यादा होंगे उन्हें कंपनसेशन भी ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये सुनकर साओ के फादर को लगता है कि शायद फ्यूचर में कंपनसेशन के थ्रू ये फाइनेंशियल बर्डन हैंडल हो जाएगा, इसलिए वो शादी के लिए एग्री कर जाते हैं और साओ को बैंक कार्ड देकर कहते हैं जाओ फैंग से शादी की बात सेटल करो। साओ फैंग के पास पैसे लेकर आता है और बताता है कि उसके फादर शादी के लिए एग्री हो गए हैं, लेकिन फैंग कार्ड देखते ही नोटिस कर लेती है कि पैसे साओ के फादर के बैंक अकाउंट से आए हैं। वो तुरंत पूछती है जब IOU तुम्हारे नाम पर है तो पेमेंट तुम्हारे फादर के अकाउंट से क्यों हो रही है। साओ बताता है कि उसके फादर ने उसके सिग्नेचर का यूज़ करके IOU बनवाए थे। इस बात को लेकर साओ की अपने फादर के साथ भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब साओ फैंग को कन्विंस करना चाहता है कि सब कुछ सेटल हो गया है, इसलिए उसे इस मैटर को छोड़ देना चाहिए। फैंग को ये सुनकर बहुत हर्ट होता है। वो साओ को याद दिलाती है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। साओ रियलाइज़ करता है कि उसने फिर से फैंग से इम्पोर्टेंट ट्रूथ हाइड किया है। साओ माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने ये सब अपने लिए नहीं किया। उसके अकॉर्डिंग वो फैंग और उनके बेबी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। बेबी के आने के बाद एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, इसलिए साओ चाहता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश हो। वो फैंग को बताता है कि उसने एक प्लान बनाया है। उसके फादर ने जो पैसे दिए हैं वो उसे वापस नहीं करेंगे। साओ के हिसाब से अगर वो पैसे उनके पास रहेंगे तो उनकी मैरिड लाइफ और बेबी का फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा, लेकिन फैंग इस थिंकिंग से बिल्कुल एग्री नहीं करती। वो साओ से कहती है कि वो दोनों तरफ से झूठ बोल रहा है, अपने फादर से भी उससे भी। फैंग का इमोशनल क्वेश्चन होता है तुम्हारे फादर और मैं, हम दोनों तुम्हारे लिए क्या हैं। साओ फाइनली एक्सेप्ट करता हाँ मैंने झूठ बोला। वो एक्सप्लेन करता है कि वो कोई पावरफुल बिजनेसमैन या बहुत कैपेबल पर्सन नहीं है, वो बस अपने फादर से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा निकालना चाहता था ताकि फैंग और उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके। लेकिन इतने प्रेशर के बाद साओ इमोशनली ब्रेक होने लगता है। वो फैंग से कहता है क्या तुम एक बार अपने आप को थोड़ा चेंज नहीं कर सकती। फैंग कंफ्यूज्ड होकर पूछती है मैं क्या चेंज करूं। साओ बताता है कि लोग उसे देख रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उसे जज कर रहे हैं। उसे ये प्रेशर अब हैंडल नहीं हो रहा। सच कहूँ तो मैं वापस आना ही नहीं चाहता था। उसका कहना है कि फैंग घर वापस आना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके साथ वापस आ गया। उससे पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब फैमिली प्रेशर,
मनी प्रॉब्लम, विलेजर्स की बातें और मैरिज का स्ट्रेस उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए साओ फैंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करो। फैंग को याद आता है कि साओ ने पहले खुद कहा था कि वो कभी नहीं चाहता कि फैंग बदले। उसने फैंग को जैसी है वैसे ही पसंद किया था, लेकिन अब वही साओ उसे अपना रवैया बदलने के लिए कह रहा है। इसलिए फैंग को लगता है कि शायद अब साओ उसे उस तरह पसंद नहीं कर रहा है जैसे वो पहले करता था। फैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो साओ का बैंक कार्ड उसे वापस कर देती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।